वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव अणु चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट किए थे। और कार्बोहाइड्रेट्स में मैं आपको मोनोसैकेराइड्स पढ़ा चुकी हूँ दो। एक तो हमने पढ़ लिया था ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और एक हमने पढ़ ली थी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। ये दो स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं बच्चों। और ये दो स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू और सैकेराइड्स मतलब मोनोसैकेराइड्स। तो जिनमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं आपस में, उन्हें हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे। एक हम देखेंगे सुक्रोज के बारे में, एक हम देखेंगे माल्टोज के बारे में, एक हम देखेंगे लैक्टोज के। उनकी स्ट्रक्चर्स ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सुक्रोज, सबसे पहले अपन बात करते हैं सुक्रोज की, ठीक है। सुक्रोज को हम चीनी, या देखिए कई नाम है, इसको हम चीनी भी कहते हैं, इसको हम इक्शु शर्करा भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम केन शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम प्रतीप शर्करा या अपवृत शर्करा भी कहते हैं, ठीक है ना। या इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इन सब का मीनिंग होता है इन्वर्ट शुगर। देखो इतने सारे नाम हैं इसके, ठीक है ना। क्या क्या नाम देखो, चीनी यानी कि केवल शुगर जिसके नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। फिर हमने इक्शु शर्करा। इक्शु शर्करा, इक्शु का मतलब होता है ईख यानी कि गन्ना, गन्ने से बनने वाली शर्करा, गन्ने के रस से बनती है चीनी, ठीक है। उसी को इंग्लिश में कहते हैं केन शुगर। दूसरा है प्रतीप या अपवृत शर्करा, जिसको हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इसके बारे में हमने ग्लूकोज के बारे में जब पढ़ा था तब भी देखा था, अब फिर से इसको देखेंगे। इसको हम प्रतीप शर्करा क्यों कहते हैं? सीधे सीधे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सुक्रोज को प्रतीप शर्करा क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो पहले अपन बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो सबसे पहले बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को हमें अटैच करना है और एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है। यानी कि C6H12O6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर -H2 करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C12H24O12, है ना। अब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल हमें माइनस कर देना है, यानी कि H2 निकाल दें तो फॉर्मूला बनेगा C12H22O11, ठीक है ना। जो हम तीनों सैकेराइड डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, तीनों का फॉर्मूला ये ही होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बारे में अपन। देखिए सुक्रोज, सबसे पहले इसका फॉर्मूला C12H22O11, समझ में आ गया। एक सामान्य सैकेराइड है, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सैकेराइड है, ठीक है। श्वेत क्रिस्टलीय है। आपको पता है चीनी कैसी होती है? श्वेत क्रिस्टलीय है, मीठी होती है और जल में आसानी से घुल जाती है, तो ये जल विलेय शर्करा होती है। इसका गलनांक 180 डिग्री होता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ताप से ऊपर गर्म करने पर भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाता है, जिसे कैरामेल कहते हैं। आपने देखा होगा किसी भी गर्म चीज़ पर, ठीक है, किसी गर्म चीज़ पर हम चीनी के कुछ दाने डालें हैं तो वो थोड़ी देर में अपने आप ही डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो डार्क ब्राउन कलर के क्यों हुए? क्योंकि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल तो निकल गए सारे, वो कैरामेल बचता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तनु अम्ल, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट को हम तनु अम्ल से अपघटित करवा सकते हैं। तो किसी तनु अम्ल या इन्वर्टेज या सुक्रेज एंजाइम भी हम काम में यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि सुक्रोज है तो सुक्रेज एंजाइम भी काम में ले सकते हैं। से जब जल अपघटन करवाया जाता है तो समान मात्रा में D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज बनता है, ठीक है ना। यानी कि ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ मिल रही हैं हमको, D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज। इनके ग्लूकोज और फ्रक्टोज हम पढ़ चुके हैं। यानी कि ग्लूकोज का जो निर्माण हुआ है वो इन दोनों के आपस में बंधित होने की वजह से ही हुआ है। ये हम ये कह सकते हैं कि सुक्रोज जो है वो D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज की का द्विलक होता है या एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सुक्रोज है, वाटर मॉलिक्यूल से हमने इसका जल अपघटन करवाया है तनु H2SO4 की उपस्थिति में, या इन्वर्टेज की उपस्थिति में, या सुक्रेज की उपस्थिति में। तो एक तो बन गया C6H12O6 जो D+ ग्लूकोज है, एक बन गया C6H12O6 जो D- ग्लूकोज है, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब इसको हम प्रतीप शर्करा कहते हैं। देखिए क्यों कहते हैं कि ये जो सुक्रोज होता है एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, जिसका मान होता है +66.5 डिग्री। लेकिन इसके जल अपघटन पर हमें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ग्लूकोज मिलता है, जिसके घूर्णन कोण का मान होता है +52 डिग्री, पढ़ चुके हैं हम। और वाम ध्रुवण घूर्णक फ्रक्टोज बनता है, जिसके घूर्णन कोण का मान होता है -92 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिससे मिश्रण का कुल घूर्णन मान वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। इस प्रकार सुक्रोज के जल अपघटन का इसका घूर्णन मान दक्षिणावर्त से वामावर्त दिशा में प्रतीपन हो जाता है, इसीलिए सुक्रोज को प्रतीप, अपवृत या इन्वर्ट शुगर कहते हैं। समझ में आ गई नई बात, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन है ये कि सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर या प्रतीप शर्करा या अपवृत शर्करा क्यों कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं सुक्रोज की एक और प्रॉपर्टी कि सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा है, ठीक है ना। क्यों?
सिंपली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, दो तरीके से। एक तो ऐसे कि ऐसे आ जाता है कि सुक्रोज एक अनअपचाई शर्करा है, क्यों, ठीक है। या ऐसे पूछा जाता है कि आप अनअपचाई शर्करा से क्या समझते हैं, या आप अपचाई शर्करा से क्या समझते हैं। और सुक्रोज एक अनअपचाई शर्करा है तो हम इसकी अनअपचाई शर्करा के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ हम 4 प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं और ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमने ग्लूकोज में देखी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको अपचाई या अनअपचाई बताते हैं। क्या क्या देखी हैं हमने? ग्लूकोज में देखा था कि जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्जिन बनता है ना, ग्लूकोज में बनता था, ठीक है। टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं तो हो जाती है रजत दर्पण भी बन रहा था टॉलिन अभिकर्मक के साथ, और फेलिंग विलयन के साथ Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप बनता है, ठीक है। ग्लूकोज जब फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो ओसाजोन बनता है। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन ग्लूकोज में पाया जाता है। ये चारों प्रॉपर्टीज ग्लूकोज में थी, चारों प्रॉपर्टीज ग्लूकोज में थी। इसका मतलब ग्लूकोज एक अपचाई शर्करा थी। ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन ये सुक्रोज जो है इसमें ये चारों ही गुण नहीं हैं, ठीक है ना। तो जिन शर्कराओं में ये चारों गुण नहीं पाए जाते हैं वो सभी अनअपचाई शर्करा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। समझ में आ गई चीज़ कि अनअपचाई शर्करा किसे कहते हैं, ये पूछ लिया जाए तो वे शर्कराएं जिनमें निम्न 4 गुण नहीं पाए जाते वो अनअपचाई शर्कराएं कहलाती हैं। कौन कौन से? कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्जिन नहीं बनाते, टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक का अपचयन नहीं करते, फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन नहीं बनाते, और परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन भी प्रदर्शित नहीं करते। ये चारों गुण सुक्रोज में यानी कि चीनी में नहीं पाए जाते, तो ये एक अनअपचाई यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। हमने ये देख लिया कि इसमें 2 मोनोमर इकाइयाँ हैं, एक तो है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज के जलप्रकरण में डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि इसमें जो एक बंधन बनेगा वो इनके मध्य बनेगा। तो अब यहाँ बात ये है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार के एनोमर होते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि यहाँ जो ग्लूकोज होता है वो तो अल्फा इकाई होती है, जो फ्रक्टोज होता है वो बीटा इकाई होती है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे कैसे होगा। ग्लूकोज में अल्फा डी, सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 परस्पर C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक बंध से बंधित रहते हैं, ठीक है ना। अब सीधे सीधे अपने पास क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोसाइडिक बंध किसे कहते हैं। तो देखिए किन्हीं 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों को जोड़ने वाला ईथर प्रकृति का, ये ईथर का बंध है। ईथर ऐसे ही होता है, इधर भी कार्बन श्रृंखला होती है, इधर भी कार्बन श्रृंखला होती है। ईथर की प्रकृति का जो बंध होता है उस बंध को ही ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। सिंपली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ। सुक्रोज में हमसे ये पूछा जाता है इसको प्रतीप शर्करा या इसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, बता दिया मैंने आपको। सुक्रोज एक अनअपचाई शर्करा है, क्यों, बता दिया मैंने आपको। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के मध्य कौन सा किस प्रकार का बंध पाया जाता है सुक्रोज में, तो C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। अब ग्लाइकोसाइडिक बंध किसे कहते हैं? किन्हीं 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों को जोड़ने वाला ईथरी नेचर का बंध ही ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। अब C1 C2 का मतलब क्या है यहाँ कि C1 का मतलब है ग्लूकोज इकाई का तो पहला कार्बन और फ्रक्टोज इकाई का दूसरा कार्बन आपस में इस ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेंगे। अब कैसे जुड़ेंगे इसको समझते हैं हम। देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है अल्फा डी ग्लूकोज की और ये स्ट्रक्चर बनाई है मैंने बीटा डी फ्रक्टोज की, ठीक है ना। देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर फिर से याद दिला रही हूँ मैं, HHOH ऐसे ही होता है और अल्फा का मतलब होता है जिसमें OH दाईं तरफ होता है, ठीक है। बीटा डी फ्रक्टोज में बीटा स्ट्रक्चर, बीटा का मतलब क्या हुआ, OH बाईं तरफ आएगा। फ्रक्टोज में 5 सदस्यीय वाले होती है, HHOH होता है, बाकी H की जरूरत ही नहीं होती है। 5 सदस्यीय वाले और 6 सदस्यीय वाले। अब ये क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का C1 यानी कि ये वाला C1 है और फ्रक्टोज का C2 यानी कि ये C2 आपस में बंध बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे बंध बनाएंगे कि इनके देखो ये वाला OH और ये वाला OH आपस में आमने सामने है, तो इनमें से क्या होगा, एक पानी का अणु निकल जाएगा। कौन सा निकलेगा एक पानी का अणु, ये तो OH निकल गया और इसमें से H निकल गया, तो यहाँ ऑक्सीजन बची। ये ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ अटैच हो जाती है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जब डायरेक्टली यहाँ अटैच हो जाएगी तो ये वाला जो OO बंध बन गया, ये वाला यहाँ ऑक्सीजन है, ये इस C2 के बीच और इस C1 के बीच में है, इसको ही हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
ठीक है ना। ये अल्फा डी ग्लूकोज था, ये बीटा डी फ्रक्टोज था, इसके C1 और इसके C2 के बीच में ये ऑक्सीजन पे एक बंध बनाकर बन जुड़ गई है, इसी को हम ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। ठीक है, हमें याद रखना है इसका हावर्थ फार्मूला। अब हावर्थ फार्मूला बनाने में कुछ नहीं है, जब आपको चक्रीय संरचनाएं पता होती हैं तो इधर वाली संयोजकता यानी कि जो राइट साइड की संयोजकताएं होती हैं उनको नीचे की तरफ लिख देते हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए ये मैंने लिख रही हैं, देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ OH होना था, तो देखो इस OH को मैंने हटा दिया है, ये O से जुड़ गया है, यहाँ H है, फिर OH H OH OH H OH, बाकी संयोजकता आपको बनाना आता है। ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को मैंने उल्टा करके बनाया है, हम इधर C2 बनाते हैं, मैंने इसको C2 इधर बनाया है क्योंकि C1 के सामने C2 को लेके आना है। ठीक है ना, तो इधर बनाया है, लेकिन ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये देखो इसमें CH2OH इस तरफ है तो ये नीचे आ गया है, फिर HOH, तो H और OH, ये CH2H ऊपर होता ही है, तो इसका OH इधर आना था, इसका OH इधर आना था, इन दोनों ने आपस में एक पानी का अणु निकाल दिया और ये बन गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ में आ गई ना चीज़। ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गई फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। इतना सा ही ध्यान रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपस में C1 और C2 से ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाकर जुड़ जाते हैं। समझ में आ गई चीज़। ये थी हमारी सुक्रोज की स्ट्रक्चर, यानी कि जिसको हम चीनी कहते हैं। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं जिसको हम माल्टोज कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इसका वही C12H22O11। इसे हम माल्ट शर्करा या मांड शर्करा कहते हैं, क्योंकि माल्ट यानी कि चावल के मांड में ये पाया जाता है। तो जो हम इसका अपघटन डायस्टेज एंजाइम द्वारा करवाते हैं, ठीक है ना, तो चावल में जो स्टार्च पाया जाता है उसकी जल अपघटन से हमें माल्टोज मिल जाती है। ठीक है ना, ये स्टार्च है, स्टार्च का जल अपघटन करवाया डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो माल्टोज मिल गई। अब बात करनी है कि माल्टोज की स्ट्रक्चर हमें स्पेशली ध्यान देनी है। तो पहली बात तो ये भी श्वेत क्रिस्टलीय है, जल में विलेय है। ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। तो जहाँ परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन आ गया, इसका मतलब ये एक अपचायी शर्करा बनेगी। जहाँ परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन नहीं था, सुक्रोज में हमने नहीं पढ़ा था, तो वो एक अनअपचायी शर्करा थी, लेकिन एक अपचायी शर्करा है। ठीक है ना। अब ये देखिए, इसकी बात करते हैं हम कि इसमें भी अल्फा रूप का विशिष्ट घूर्णन तो होता है +168 डिग्री, और बीटा रूप का विशिष्ट घूर्णन होता है +112 डिग्री, और साम्य मिश्रण का घूर्णन मान होता है +136 डिग्री। ठीक है ना, परिवर्तित ध्रुवण गुण आ गया, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह आ रहा है। ठीक है ना, तनु अम्ल या माल्टेज एंजाइम द्वारा ये जल अपघटित होकर ग्लूकोज के 2 अणु देता है, यानी कि दोनों ही मोनोसैकेराइड इकाई इसमें कौन सी हैं, ग्लूकोज ही हैं। कौन सी हैं, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज हैं। ठीक है ना, माल्टोज C12H22O11 जल अपघटन करवाया हमने माल्टेज या तनु H2SO4 की प्रेजेंस में, तो 2 C6H12O6 बने, दोनों ही क्या हैं, ग्लूकोज हैं। ठीक है ना, अब दोनों ही अणु ग्लूकोज हैं, इस वजह से अब इसको हम कहेंगे ग्लूकोज कैसी शर्करा थी, अपचायी शर्करा थी, तो ये भी एक अपचायी शर्करा है। क्यों है, देखिए यह एक अपचायी शर्करा है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है ना, टॉलिन अभिकर्मक और फेलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन बनाता है, और परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है। ये चारों गुण बिल्कुल ग्लूकोज के जैसे हैं, इसीलिए एक रिड्यूसिंग या अपचायी शर्करा है। समझ में आ गया। हमने क्वेश्चन देखा था सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा है, क्यों। अब हम देख रहे हैं माल्टोज एक अपचायी शर्करा है, क्यों। ठीक है ना, हमने वहाँ ये भी कह दिया था कि अनअपचायी शर्कराओं से आप क्या समझते हो, तो हमने 4 प्रॉपर्टी बता दी थी कि वो नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं अपचायी शर्करा से आप क्या समझते हो। ठीक है ना, तो हम बता देंगे जिन शर्कराओं में ये 4 गुण पाए जाते हैं वो अपचायी शर्करा कहलाती हैं। ठीक है ना, अब देखिए डिफरेंस भी समझते जाना है। माल्टोज में 2 ग्लूकोज इकाइयाँ हैं, जबकि सुक्रोज में 1 ग्लूकोज थी और 1 फ्रक्टोज थी। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बंध बना था, जबकि यहाँ पर दोनों ग्लूकोज इकाइयों के मध्य C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा, यानी एक ग्लूकोज इकाई का C1 और दूसरे ग्लूकोज इकाई का C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से बंधित रहते हैं। ठीक है, तो जब एक का C1 काम में आ रहा है तो दूसरा का C4 काम में आ रहा है, तो दूसरे वाले का C1 खाली रहेगा, तो जब दूसरी इकाई का C1 मुक्त एल्डिहाइड के रूप में रहता है, इसीलिए यह अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, देखो इसकी स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ हमने देखो मैंने बनाई है, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ बना दी हैं। ठीक है ना, देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज में OH इस तरफ है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज में OH को इस तरफ आना था। ठीक है, बनाया नहीं है क्योंकि वो गया, एक तरफ से हट गया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से ग्लूकोज है तो CH2H H OH H, यहाँ भी CH2H H H OH H, सेम टू सेम इकाई हो गई। ठीक है, इनकी चक्रीय संरचनाएं हो गई। अब इसका तो C1 और इसका
सॉरी इसका तो C1 और इसका C4 ये वाला है। अब ये देखो मैंने इसको यहाँ से गोल करके दिखाया है, वो केवल प्रदर्शित करने का तरीका है, इसमें कोई वास्तव में गोल घुमाव नहीं होता। इस C1 और इस C4 में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या था, यहाँ OH था और यहाँ पर भी OH था। यहाँ का OH और यहाँ का H वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल गए, तो यहाँ वाली जो ऑक्सीजन बची थी वो यहाँ से इससे जुड़ गई। तो ये C1 और ये C4 दोनों आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध बना रहे हैं। और इस ग्लाइकोसाइडिक बंध की प्रकृति कैसी होती है, अल्फा प्रकार की। अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है क्योंकि दोनों यूनिट कैसी हैं, अल्फा प्रकार की हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसका C1 काम में आ गया, तो ये वाली तो है अनअपचाई भाग हो गया, इसका नॉन रिड्यूसिंग पार्ट हो गया, और इसका C1 अभी फ्री है तो ये रिड्यूसिंग पार्ट हो गया, यानी इसकी वजह से इसमें अपचाई गुण पाए जाते हैं। इनके हावर्थ सूत्र बनाते हैं। देखिए हावर्थ सूत्र बनाते हैं हम, पहले हम ये वाली दोनों अल्फा ग्लूकोज इकाइयाँ हम बना लेते हैं। देखो इधर OH होता है तो OH है ना, फिर OH, फिर H, फिर यहाँ OH होना होता है, तो सब में हमने पहले एक बना दिया है। फिर एक C1, इस C1 का OH नीचे है और इसके C4 का OH नीचे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ गए। कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंध है, ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है ना। हम बस ये ध्यान रखते हैं कि जिन के बीच में हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाना होता है वो कार्बन आपस में एक दूसरे के सामने आने चाहिए। तो हम यहाँ आप देखोगे मैंने इसका तो C4 लिया था, इसका C1 लिया था, यह मैंने उल्टा बना दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा, दो यूनिट इकाई है। मैंने पहले इसका C1 शो कर दिया है, ये वाली इकाई मैंने इधर बना दी है और ये वाली इकाई मैंने इधर बना दी, ताकि इनके बीच का ग्लाइकोसाइडिक बंध हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं लास्ट डाइसेक्राइड लैक्टोज, ठीक है ना। लैक्टोज फॉर्मूला इसका वही C12H22O11, ठीक है। ये दूध में पाया जाता है, दूध को हम कहते हैं लैक्टम, इसीलिए इसको हम दुग्ध शर्करा या लैक्टोज भी कहते हैं। ये भी श्वेत क्रिस्टलीय होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, पानी में घुला हो जाता है, दूध में घुली हुई होती है तो शर्करा, तनु अम्ल, ठीक है। या लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब जल प्रकटन होता है तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज का सममोलर मिश्रण मिलता है। इसका मतलब लैक्टोज में जो 2 मोनोसैकेराइड इकाई हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो होती है बीटा डी ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी गैलेक्टोज, यानी दोनों ही बीटा हैं यहाँ, और दोनों ही बीटा हैं तो इनके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा वो भी बीटा प्रकार का ही बनेगा, ठीक है ना। लैक्टोज लिखा C12H22O11 प्लस H2O, तनु H2SO4 या लैक्टेज एंजाइम, एक तो बन गया बीटा डी ग्लूकोज, एक बन गया बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है ना। अब इनमें बिल्कुल माल्टोज की तरह ही है कि इनमें जो ग्लाइकोसाइडिक बंध है वो कौन सा होता है, C1 C4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। इसमें बीटा डी प्लस ग्लूकोज का C1 और गैलेक्टोज का C1 ग्लूकोज के C4 के साथ बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा बंधित रहता है, अतः इसमें ग्लूकोज इकाई का C1 परमाणु एल्डिहाइड के रूप में मुक्त रहता है, अतः यह भी एक अपचायी शर्करा है। यानी वो चारों गुण जो माल्टोज ने प्रदर्शित किए थे अपचायी शर्करा होने के लिए वो चारों इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो अब पहले हमें ध्यान रखना है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ गई थी, लेकिन अभी गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में केवल एक डिफरेंस होता है। देखो कौन सा डिफरेंस होता है, पहले अपन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को देखते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, यहाँ ये बीटा है तो OH इधर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर केवल H है, केवल H, OH बीटा स्ट्रक्चर है इसलिए, ठीक है ना। फिर ये हमने 1 2 3 4 कार्बन बनाया, नीचे नीचे CH2H होता है, फिर यहाँ होता है HHOHH, ठीक है ना। गैलेक्टोज जब बनाते हैं तो इस वाले कार्बन का अभिविन्यास बदल जाता है, यानी इसका H इधर चला जाएगा और OH इधर आ जाएगा। देखो H CH2H ऐसे कैसे है, ये H और OH ऐसे था लेकिन ये OH इधर आ गया, यहाँ पर केवल H है, ठीक है ना। OH ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसका तो C4 और इसका C1 बीटा है तो इसका OH इस तरफ ही है, ठीक है, तो इस तरफ ही है तो ये इससे यहाँ H2O निकाल कर ऑक्सीजन द्वारा जुड़ जाता है, तो इसका C1 काम में आ रहा है तो ये हो गया अनपचायी भाग, और इसका C4 काम में आया है तो इसमें ये एल्डिहाइड मुक्त है तो इसमें परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन आ जाएगा तो ये बन गया अपचायी भाग, ठीक है। इनका हावर्थ फॉर्मूला बनाते हैं। देखो C1 जिसका बनाना है उसको पहले लिखते हैं, C4 जिसका बनाना है उसको बाद में लिखते हैं। तो पहले इसका C1 बनाना है तो इसका हमने हावर्थ फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। बीटा है तो OH ऊपर जाएगा तो देखो OH ऊपर चला गया है, फिर नीचे यहाँ पर ये H है, ठीक है ना, यहाँ पर ये H है C1 वाले का, फिर उसके बाद यहाँ पर OH, फिर H, फिर H और फिर
यहाँ तो ये ऐसे कैसे होता है, फ्री ग्लूकोज का बनाया है, तो यहाँ बीटा है तो यहाँ भी OH ऊपर जाएगा, फिर यहाँ ये बिल्कुल ये वाली स्ट्रक्चर को हमने राइट वाली सारी संयोजकताओं को नीचे की तरफ बना दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ OH था, यहाँ OH था, दोनों ने आपस में, इस OH ने और इस OH ने आपस में एक पानी का अणु निकाल दिया, तो इनके बीच में क्या बचा, केवल एक ऑक्सीजन बची, ये ग्लाइकोसाइडिक बंध बन गया। कौन सा है, ये है बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है ना। माल्टोज में कौन सा था, माल्टोज में था अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जबकि इसमें क्या है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। एक होती है इकाई बीटा डी ग्लूकोज, एक होती है बीटा डी गैलेक्टोज। इस तरह से 3 तरह की इकाइयाँ हैं, इनमें आपको बस ध्यान यही रखना है कि किस में कौन सी मोनोमर यूनिट पाई जाती है। मुझे लगता है आपको डाइसैकेराइड यूनिट्स भी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।